नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। आप देख रहे हैं जम्मू कश्मीर का ये खास बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से। आपको बताते चले कठुआ से आज बड़ी खबर देखने को मिल रही है, जहां पर जिला कठुआ में क्रैश हुआ है सेना का हेलीकॉप्टर और रंजीत सागर झील में सेना का ये हेलीकॉप्टर गिर गया है। ऊंचा धरा इलाके में दर्दनाक हादसा पेश आया है। बड़े स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन वहां पर शुरू किया गया। इस वक्त की बड़ी खबर आप देखिए जिला कठुआ से निकलकर सामने आई है, जहां पर ऊंचा धरा इलाके में एक दर्दनाक हादसा पेश आया है। जिला कठुआ में सेना का हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है। रंजीत सागर झील में यह सेना का हेलीकॉप्टर गिरा है और बड़े स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन वहां पर जारी कर दिया गया है। यानी रेस्क्यू ऑपरेशन पूरी तरह से जारी रखा गया है, लेकिन अपडेट लेना बहुत जरूरी है कि इस वक्त के हालात वहां पर क्या कुछ है, किस तरह से पूरी कार्रवाई को अंजाम वहां पर दिया जा रहा है प्रशासन की तरफ से और कौन कौन से अमले वहां पर इस वक्त जुटे हुए हैं काम को लेकर। इस पर अपडेट लेना बहुत जरूरी है। इस वक्त की बड़ी अपडेट आप देखिए, रंजीत सागर झील के अंदर सेना का हेलीकॉप्टर गिर गया है। ऊंचा धरा इलाका है जहां पर यह बड़ा हादसा पेश आया है और जिला कठुआ में सेना का हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है। यह साफ तस्वीरें आपको दिखाई जा रही हैं ऊंचा धरा इलाके की, जहां पर रंजीत सागर झील में सेना का हेलीकॉप्टर गिर गया है। यह इलाका खूबसूरती के लिए भी यहां पर जाना जाता है, लेकिन उसके साथ ही आज दर्दनाक हादसा यहां पर पेश आया है जिला कठुआ के अंदर। और उसके साथ आप ये भी देखिए कि किस तरह से बड़े स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन वहां पर जारी रखा गया है। अब देखना यह होगा कि किस तरह से वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो किया जा रहा है और किस तरह पूरी जानकारी है ग्राउंड पर, यह जानना बहुत जरूरी है। लेकिन सबसे बड़ी बात आप ये देखिए कि आज एक और बड़ी घटना जो है वो देखने को मिली है, जहां पर सेना का हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया है। ऊंचा धरा इलाके के अंदर ये पूरी घटना वहां पर पेश आई है, हादसा पेश आया है। और साथ ही साथ रंजीत सागर झील की अगर बात की जाए तो जाहिर तरीके से वहां पर ये पूरी घटना घटती हुई नजर आई। सेना का हेलीकॉप्टर क्रैश होने की वजह से क्या कुछ अपडेट है, इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए सरबजीत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सरबजीत, अपडेट कीजिए, इस वक्त क्या कुछ चल रहा है, वहां पर रेस्क्यू चलाया जा रहा है, कहां तक पहुंचा ये पूरा रेस्क्यू अभियान? जी बिल्कुल, ये थोड़ी देर पहले इस बात की सूचना जो है बसोली पुलिस को दी गई थी कि वहां पर रंजीत सागर झील में एक चॉपर क्रैश होकर गिर गया है, जिसके बाद पुलिस और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की टीमें जो है वो मौके पर पहुंची हुई हैं। ये भी बताया जा रहा है कि जो ये चॉपर है ये रंजीत सागर झील के बीचों बीच जा गिरा है, जिसकी बाद स्टीमर की वजह के मदद से वहां पर टीमें जो है वो मौके पर रवाना की है। SDRF के साथ साथ पुलिस की टीमें जो है वो मौके पर पहुंची और राहत और बचाव कार्य जो है वहां पर शुरू कर दिया गया है। क्या कारण रहा कि वहां पर हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया, किस कारण की वजह से? जी, क्रैश होने के कारण जो है वो अभी तक नहीं पता चल पाए हैं। हालांकि प्राथमिकता यही है कि अगर उसके जितने भी लोग सवार हैं उनको सकुशल वहां से बचा लिया जाए, इसके लिए वहां पर जो है रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। इसके अलावा सेना का एक चॉपर जो है वो भी बुलाया गया है यहाँ पर, वो जो ऊपर से पूरे इलाके की निगरानी कर रहा है और इस बात का भी पता लगाया जा रहा है कि आखिर इसको चॉपर के दुर्घटना ग्रस्त होने के क्या कारण रहे होंगे। और अभी तक और जो लोग हेलीकॉप्टर के अंदर मौजूद थे उनकी क्या स्थिति है? जी बिल्कुल, जिस तरह से पहले मैंने जिक्र किया है जी कि बसोली रंजीत सागर झील के बीचों बीच ये गिरा है और स्टीमर की मदद से वहां पर पहुंचने की लगातार प्रयास जो है वो जारी रखे हुए हैं। हालांकि चॉपर मंगवाया गया है सेना का कि उसकी मदद से अगर कोई नीचे जा पाए, लेकिन रंजीत सागर झील का जिस तरह से बरसात का मौसम है तो इसका भी वाटर लेवल जो है काफी ज्यादा है। हेलीकॉप्टर के अंदर कितने लोग मौजूद थे? जी अभी तक जो अधिकारी हैं इस बात की पुष्टि नहीं कर रहे हैं कि कितने लोग इसमें सवार थे, कहां से इसने उड़ान भरी थी और कहां से जाना था। इस बारे में जानकारी जो है वो जैसे ही ये रेस्क्यू ऑपरेशन यहाँ पर खत्म हो जाता है उसके बाद ये यहाँ पर दे देंगे। लेकिन आपको ये बता दें कि ये बसोली इलाका है, बसोली का पुरथू बीच है ये, जिसके बिल्कुल किनारे पर ये जो अगर बात करें तो यहाँ पर टीमें पहुंची हुई है और बिल्कुल बीचों बीच जो है ये हेलीकॉप्टर जहाँ पर जाकर क्रैश हुआ है। चलिए सरबजीत, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि सरबजीत हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो बता रहे हैं कि अभी तक हेलीकॉप्टर का ये पता नहीं चल पाया है कि हेलीकॉप्टर ने कहां से उड़ान भरी थी और कहां तक पहुंचना था, मंजिल कौन सी थी, रूट किस तरह से लिया गया और कितने लोग यहां पर इस हेलीकॉप्टर के अंदर मौजूद थे। कहने का तात्पर्य यह है कि आधिकारिक तौर से अभी तक किसी भी तरह की कोई जानकारी साझा नहीं की गई है, लेकिन रेस्क्यू ऑपरेशन पूरी तरह से जारी रखा गया है। और उसके साथ ही आप ये देखिए कि किस तरह से अभियान के लिए यहां पर पूरी तरह प्रशासन
का अमला भी जुटता हुआ नजर आ रहा है। आगे बढ़ जाएंगे, एक और बड़ी खबर से आपको रूबरू करवा देते हैं। लगातार आपको दिखाते चले कि बड़ी खबरों का सिलसिला किस तरह से जारी हो रखा है। और उसके साथ ही अगर अगली खबर की बात करें तो अहम बात यहां पर यही बन रही है कि 15 अगस्त को लेकर भी पूरी तरह से कामकाज होता हुआ नजर आया है। और बांडीपुरा जिले के अंदर इस वक्त बड़ी अपडेट आपको दिखा रहे हैं कि सुरक्षा बलों ने पाकिस्तानी आतंकवादी बाबर अली को मार गिराया है। और 24 जुलाई को सुरक्षा बलों के घेरे से ये फरार हुआ था। और पूरी तरह आपको बताते चले कि लगातार आप देखिए सुरक्षा बलों पर किस तरह से आतंकवादी काम करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन सुरक्षा बल किस तरह से अब अपनी कमर कसते हुए नजर आ रहे हैं, ये देखने वाली बात है। बांडीपुरा मुठभेड़ में सुरक्षा बलों को एक और बड़ी सफलता हाथ लगी है और सुरक्षा बलों ने पाकिस्तानी आतंकी बाबर अली को मार गिराया है। 24 जुलाई को सुरक्षा बलों के घेरे से ये फरार हुआ था और शौकाबाद जंगलों में ये मारे जाने के आतंकियों के ग्रुप का हिस्सा भी था। कहने का तात्पर्य ये है कि जो शौकाबाद जंगलों के अंदर आतंकियों को मार गिराया गया था, उन्हीं ग्रुप में से ये एक शख्स यहां पर, यानी इस आतंकवादी को भी ठिकाने लगाना बहुत जरूरी था। शौकाबाद जंगलों में जिन आतंकवादियों को मार गिराया गया था, उन्हीं का ये एक हिस्सा बताया जा रहा है। इस वक्त की बड़ी अपडेट बांडीपुरा जिले से निकलकर सामने आ रही है, जहां पर मुठभेड़ भी जारी थी और मुठभेड़ में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता हाथ लगती हुई नजर आई है और सुरक्षा बलों ने आतंकी को मार गिराया है, जिसका नाम बाबर अली बताया गया है, पाकिस्तानी आतंकी है। और 24 जुलाई को सुरक्षा बलों के घेरे से ये फरार हुआ था और उसी वक्त से सर्च ऑपरेशन लगातार यहां पर जारी रखा हुआ था और आज इसे मौत के घाट उतारा गया। जहूर वानी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जहूर, अपडेट कीजिए, इस वक्त क्या कुछ वहां पर चल रहा है? बात करेंगे, कल शाम देर गई ही जो है सर्च ऑपरेशन किया गया था, जो चंदा जी फॉरेस्ट बांडीपुरा का है, वहां पे जो सर्च ऑपरेशन लॉन्च किया गया था। उसके बाद सिक्योरिटी फोर्स को एक इत्तला मिली थी कि एक जो मिलिटेंट है इसकी प्रेजेंस है वहां पे। उसके बाद जो सर्च ऑपरेशन बढ़ाया गया, तो मॉर्निंग से जो ही स्पॉट पे पहुंचे तो एक मिलिटेंट से फायर आया और वहां पे जो है दोनों तरफ से गोलीबारी का सिलसिला जो स्टार्ट हुआ है। और मॉर्निंग से जो है इनकाउंटर जारी था और कुछ घंटे पहले जो है इनकाउंटर खत्म हो चुका है और इसमें सर्च ऑपरेशन है वो भी कंक्लूड किया गया, जिसमें एक मिलिटेंट की शव वहां से मिला बरामद हो गया है। और अभी जो सर्च ऑपरेशन है वो कंक्लूड पे हो गया है और अभी डीजीपी कि ये जो मिलिटेंट मारा गया है 23 जुलाई को इनकाउंटर हुआ था, इसमें 3 मिलिटेंट मारे गए थे, जिसमें एक मुकामी बांडीपोरा का था शाकिर नामी, जो एलईटी से ताल्लुक रखता था, 2018 में एक्टिव हुआ था, उसी ग्रुप का ये हिस्सा था और ये तब से आज तक इसको हम ट्रेस कर रहे थे। अभी जो है इसकी जो मारा गया है और इसकी शनाख्त भी है, बाबर अली नामी जो पाकिस्तान का रहने वाला मिलिटेंट है, इसकी शनाख्त हो गई। ये डीजीपी और आईजीपी ने अभी जो है क्या लगता है जहूर कि जिस तरह से एक एक करके आतंकवादियों का यहाँ पर खात्मा करने की कोशिश की जा रही है सुरक्षा बलों की तरफ से और कामयाबी भी हाथ लगती हुई नजर आ रही है, कहीं ना कहीं आतंकियों के अंदर बौखलाहट है जिसकी वजह से इस तरह से घटना को अंजाम देने की कोशिश कर रहे हैं बार बार? देखिए आशा, बिल्कुल अगर हम बात करेंगे इनकाउंटर का सिलसिला कश्मीर में कंटिन्यूसली जारी है और बांडीपोरा में भी अभी पिछले महीने में 23 और 24 जुलाई को या 10 दिन और 10 दिन के बाद ये दूसरा इनकाउंटर देखने को मिल रहा है। और वो शोक बाबा एरिया 10 किलोमीटर की दूरी पे है, चंदा जी फॉरेस्ट एरिया है और वहां पे जो है ये वहां कंटिन्यूसली जो सर्च ऑपरेशन जारी था, इसकी जो तलाश कार्रवाई जारी थी, क्योंकि पहले से इनपुट थी कि 5 से 6 मिलिटेंट इस एरिया में थे और जिसमें से अभी तक 4 हो चुके हैं, कि 23 और 24 जुलाई को 3 हुए थे और आज फिर से एक जो और इस ग्रुप के और भी आतंकवादी वहां पर मौजूद होने की आशंका है। कितने लोग ग्रुप में थे ये? जी, अब जब पहले शोक बाबा का इनकाउंटर हुआ था तो उस दिन हमें सोर्स के हवाले से, जराये के हवाले से ये खबर मिली थी कि 4 से 5 मिलिटेंट इस एरिया में हैं जो हो सकते हैं और एक ग्रुप था और जो ग्रुप वहां पे हुआ था उसके बाद कुछ एस्केप भी हुए थे और एस्केप का ये एक हिस्सा था और आज भी इस बात की तस्दीक की कि ये उसी ग्रुप का हिस्सा था और इसको हमने कंटिन्यूसली तब से आज तक ट्रेस कर। और इस ग्रुप के आतंकियों को अभी तक कितनों को मारा गया है? अगर 4 से 5 इस ग्रुप में थे तो? जो इनकाउंटर शोक बाबा में 23 और 24 जुलाई को हुआ था, उस दिन 3 हुए थे। उससे एक मुकामी था, एक लोकल मिलिटेंट था शाकिर नामी जो वालोसा का रहने वाला था और आज जो और एक मिलिटेंट जो मारा गया है जिसकी शनाख्त बाबर अली पाकिस्तान की हुई है और वो मारा गया है, यानी 4 मिलाकर अभी तक जो है इस 10-15 दिनों में। और एक जो है वो अभी बाकी है, यानी सर्च ऑपरेशन चल रहा है कि नहीं? इस एरिया में सर्च ऑपरेशन नहीं चल रहा है। कंटिन्यूसली बांडीपोरा में हमें देखने को मिल रहा है, कंटिन्यूसली कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन डिफरेंट विलेज को देखने को मिल रहा है, वो सिलसिला जारी है। लेकिन जहां मॉर्निंग से इनकाउंटर था वहां पे इनिशियल स्टेज पे जो इनकाउंटर था वो
वो कंक्लूड कर दिया गया है। जी आशा। चलिए जहूर, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि जहूर वानी हमारे साथ जुड़े हुए थे बांडीपुरा से, हमारे संवाददाता जो पूरी रिपोर्ट दे रहे थे कि किस तरह से यहां पर 4 आतंकवादियों को मौत के घाट उतारा गया है, क्योंकि इस ग्रुप के अंदर 5 लगभग आतंकवादियों की आशंका जताई जा रही थी। अभी एक जो है वो बताया गया है, लेकिन उसके साथ ही आपको ये भी बताते चले कि एक एक करके जिस तरह से आतंकवादियों पर नकेले कसी जा रही हैं वो देखते ही बन रहा है। लगातार जम्मू कश्मीर पुलिस, सीआरपीएफ के जवान और सेना के जवान भी काम करते हुए नजर आ रहे हैं। आगे बढ़ जाते हैं और सांबा अब आपको लिए चलेंगे, क्योंकि सांबा से भी एक और बड़ी अपडेट जो है वो देखने को मिल रही है। जिला सांबा के अंदर पूरी तरह से सुमैलपुर इलाके की अगर बात करें तो यहां पर संदिग्ध दिखने की वजह से हड़कंप मच गया है। सेना, पुलिस और सीआरपीएफ पूरी तरह से बड़े स्तर पर सर्च ऑपरेशन चला रही है और सोमवार रात रामगढ़ सेक्टर में भी यहां ड्रोन मंडरा रहे थे और स्वतंत्रता दिवस पर पाकिस्तान कोई नापाक साजिश रच रहा है, जिस पर नकेल कसना सुरक्षा बलों ने अब यहां शुरू कर दिया है। लेकिन सबसे बड़ी बात आप देखिए कि सांबा के समैलपुर इलाके की अगर बात करें तो वहां पर एक बार फिर से संदिग्ध देखे जाने की वजह से इलाके में हड़कंप का माहौल है और पूरी तरह से लोग जो है वो दहशत में आते हुए नजर आ रहे हैं। सेना, पुलिस और सीआरपीएफ सर्च ऑपरेशन यहां पर चलाए हुए हैं और सोमवार रात की अगर बात करें तो रामगढ़ सेक्टर में भी एक बार फिर से ड्रोन देखे जाने की घटना सामने आई थी और स्वतंत्रता दिवस को लेकर अगर बात की जाए तो सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद कर दिया गया। लेकिन सबसे पहले आपको दिखाएंगे कि यहां पर पुलिस अधिकारियों का क्या कुछ कहना है, किस तरह से वो काम कर रहे हैं, जरा वो देख लीजिए। एक इनपुट मिला था कि कुछ 3 लोगों की सस्पिशियस मूवमेंट यहाँ देखी गई है, तो इमीडिएटली ये न्यूज़ सभी फॉर्मेशंस के साथ, सीनियर ऑफिसर्स के साथ भी शेयर की गई। उसके बाद रात को इस पूरे एरिया को सर्च किया गया, तो क्योंकि आगे रात को बारिश भी थी और आगे जंगल घना है, रात को सर्च करना पॉसिबल नहीं था, इसलिए फर्स्ट लाइट के साथ यहाँ सर्च हुई है और सीनियर ऑफिसर्स के डायरेक्शंस पे हुई है। क्योंकि क्रूशियल डेज हैं, आगे 15 अगस्त भी है, तो सिक्योरिटी किसी भी तरीके से कॉम्प्रोमाइज़ ना हो, इसीलिए ये जॉइंट ऑपरेशन किया गया। इसमें सीआरपीएफ की टीम्स हमारे साथ ही रही, एसओजी रही, आर्मी भी हमारे साथ थी, पुलिस भी थी, तो सीआईएसएफ भी हमारे साथ रही। इसमें फोर्सेस सभी एक्टिव हैं, ऊपर से कॉन्टिन्यूसली सीनियर ऑफिसर्स की डायरेक्शंस भी हमें टाइम टू टाइम मिल रही हैं। जैसे ही कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती है या इनपुट आता है तो इमीडिएटली उस पर रिएक्ट किया जाता है और ग्राउंड पे वो चीज़ आपने देख भी ली है कि किस तरह से सर्च ऑपरेशन वहां पर चलाया जा रहा है। सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद कर दिया गया क्योंकि संदिग्ध देखे जाने की वजह से समैलपुर इलाके के अंदर हड़कंप का माहौल है। ऋषि खजूरिया हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ऋषि, पहले भी संदिग्ध देखे जाने की वजह से हड़कंप देखा गया था, लेकिन अभी तक उन संदिग्धों का भी कोई अता पता नहीं चल पाया, क्या इनको लेकर कोई जानकारी? आपको बता दें कि ये रात 8 साढ़े 8 के बीच के आसपास की बात है, जब समैलपुर इलाके में कुछ स्थानीय लोगों द्वारा 3 संदिग्धों को देखा गया और बताया जा रहा है कि ये भी आर्मी यूनिफॉर्म में थे। और उसके बाद उन स्थानीय लोगों ने वहां पुलिस के साथ संपर्क किया और पुलिस, सीआरपीएफ और सेना यहाँ पर प्रमुख तौर पर जो वो पहुंचे और उन्होंने बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन यहाँ पर लॉन्च किया। लेकिन रात को मौसम खराब भी था और ज्यादा सर्च को जो वो आगे नहीं बढ़ा पाए। लेकिन सुबह होते होते दोबारा से एक बार फिर से सेना, पुलिस और सीआरपीएफ की तरफ से ये सर्च ऑपरेशन चलाया गया और पूरे इलाके को खंगालने का प्रयास किया गया, क्योंकि कुछ स्थानीय लोगों ने बताया कि स्कूल के आसपास ही वहां पर एक हैंडपंप लगा हुआ था और उस हैंडपंप पर ये जो लोग पानी पीने आए हुए थे और एक स्थानीय लोग ने वहां से पूछा कि भाई साहब आप कहां जा रहे हैं इस समय आधी रात को, तो कोई जवाब मिल नहीं पाया और उस व्यक्ति को शक हुआ और उसने फौरन पुलिस के साथ संपर्क किया और उसके बाद ये लगातार तलाशी अभियान इस अलग अलग इलाके में चलाया गया है जो समैलपुर के साथ एडजॉइनिंग एरियाज हैं। समैलपुर आपने देखा कि स्कूल के पास भी लगातार सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है, लेकिन इस समय फिलहाल सर्च ऑपरेशन को कॉल्ड ऑफ कर दिया गया है। अभी फिलहाल कोई सुराग हाथ नहीं लगा है, लेकिन वहां स्थानीय लोगों को एक बार फिर से ये आग्रह किया गया है कि आप लोग नजर रखें। जो चश्मदीद थे उनकी तरफ से क्या कुछ खुलासे किए गए, किस तरह का हुलिया रहा उन लोगों का? देखिए, रात का अंधेरा था और वो हैंडपंप पर आए थे पानी पीने के लिए, बस इतना सा इन्होंने देखा। उन्होंने ये जरूर देखा कि वेपन्स उनके हाथ में कोई नजर नहीं आया, आर्मी यूनिफॉर्म में वो जरूर थे। 3 लोगों का जिक्र किया जा रहा है, यानी 3 संदिग्धों का बताया जा रहा है और उसी के बाद ये सर्च ऑपरेशन चलाया गया। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो तार सारे जुड़ रहे हैं ये देखे जा सकते हैं। जिस तरह से आपने देखा कि गढ़वाल क्षेत्र में 2 संदिग्ध देखे गए जब वो वहां पर ड्रोन एक्टिविटीज को लेकर सर्च ऑपरेशन चलाए जा रहे थे सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से, और उसके बाद जब संदिग्धों को देखा तो वहां पर भी सर्च ऑपरेशन चलाया गया। यहाँ समैलपुर इलाका जो कि बड़ी ब्राह्मणा का इलाका है, यहाँ पर ऊपर वाले इलाके का जिक्र करें तो समैलपुर के आगे काफी जंगल का इलाका है, तो हो सकता है कि वो जंगल की तरफ आगे बढ़ गए हो या उसके आगे बढ़ते बढ़ते वो कश्मीर घाटी की ओर रवाना हो रहे हो। लेकिन कहीं ना कहीं ये एक चिंता का विषय जरूर बन चुका है कि लगातार पिछले 15-20 दिन से इस तरह की जो गतिविधियां वो काफी बड़े स्तर पर चिंता का विषय तो है ही, लेकिन कहीं ना कहीं सवालिया निशान सिक्योरिटी पर भी खड़ा हो रहा है
कि आखिर एक ही इलाके के अंदर, एक ही जिले के अंदर आप देखिए 3 से 4 बार संदिग्ध देखे गए हैं। सबसे पहले 3 बार 3 लोगों को देखा गया था। जतवाल इलाके की बात करें, वहां पर 4 लोगों को देखा गया था। रामगढ़ के अंदर की बात करें, अब यहां पर समैलपुर की बात हो गई है। बाड़ी ब्राह्मणा के अंदर देखे गए हैं, लेकिन अभी तक संदिग्धों का पता नहीं चल पाया है कि ये लोग कहां से पहुंच रहे हैं और कहां पर गायब हो रहे हैं। देखिए, बिल्कुल इस तरह की अगर हम बात कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं सुरक्षा में चूक होती हुई नजर कहीं आ रही है। इसलिए आपने देखा कि जम्मू में भी संदिग्ध देखे गए। सांबा जिला में लगातार पिछले दिनों से ये जो सारी गतिविधियां ये सक्रिय तौर पर देखी जा रही हैं। तो सवाल अब ये उठता है कि आखिर इसमें सिक्योरिटी फोर्सेस को बड़े स्तर पर इंटरवेन करना होगा। हर एक इलाके को खंगालने की जरूरत है। अपनी सुरक्षा एजेंसियों को पूरी तरह से सचेत रहने की जरूरत है, क्योंकि लगातार पाकिस्तान 2 तारीखों को लेकर चल रहा है। 15 अगस्त का दिन काफी पास है और 5 अगस्त जब 370 में संशोधन किया गया तो किसी बड़े हमले की फिराक में, किसी बड़े आप ये कह सकते हैं अटैक को जो वो अंजाम दे सकता है पाकिस्तान। उसी को लेकर ये तमाम जितनी भी गतिविधियां हैं वो देखी जा रही है। 2002 को याद करना बहुत जरूरी है ऋषि, और उस समय को याद करना बहुत जरूरी है जब जम्मू के अंदर ही बस स्टैंड के अंदर धमाका, केसी के अंदर धमाका, इंदिरा चौक में धमाका, जीवल चौक में धमाका, यानी 4 धमाके लगातार देखे गए थे। और अब जिस तरह से बार बार संदिग्ध देखे जा रहे हैं, जो एक चिंता का विषय बनता हुआ नजर आ रहा है। और सिक्योरिटी कहां पर है, ये बहुत बड़ा अब थ्रेट यहां पर बनता हुआ नजर आ रहा है। सवाल बनता हुआ नजर आ रहा है कि आने वाले समय में कुछ ऐसी बड़ी घटना ना पेश आए जिस पर काम करना बहुत जरूरी है आज। देखिए, बिल्कुल मैं सांबा जिला का जिक्र कर रहा हूं तो सांबा जिला हमेशा ही टारगेट पर रहा है, खासतौर पर आतंकी गतिविधियों को लेकर, क्योंकि लगातार इंफिल्ट्रेशन जो वो सांबा जिला के कई अलग अलग इलाकों से होती है, जो जितने भी रूट्स बॉर्डर की तरफ जाते हैं। और आपको मैं बताना चाहता हूं कि बॉर्डर इलाका घगवाल का जो राजपुरा ब्लॉक का बबर नाला है, पुराना इंफिल्ट्रेशन रूट है, वहां पर भी कुछ हद तक जो वो सर्च वहां पर कल की गई थी, क्योंकि ये पुराने जितने भी रूट्स हैं उन्हें एक बार फिर से कंगालने का प्रयास सिक्योरिटी फोर्सेज द्वारा किया जा रहा है। हो सकता है कि यहाँ पर हथियारों की खेप जो है वो पहुंचाई गई हो, और ड्रोन जिस तरह से लगातार मंडराते हुए नजर आ रहे हैं, तो ड्रोन का एक सहारा लेकर पाकिस्तान यहाँ पर क्योंकि ऋषि जब झज्जर कोटली के अंदर संदिग्ध देखे गए थे जंगलों में, उस वक्त भी हीरानगर सेक्टर के अंदर से ही इन्फिल्ट्रेशन करने की कोशिश की गई थी। यानी सवाल यहाँ पर यह बनता है कि सांबा सेक्टर और हीरानगर सेक्टर, कठुआ जिले के अंदर और जिला सांबा के अंदर से इन्फिल्ट्रेशन करने की फिराक में पाकिस्तान हमेशा से रहता है। इस पर बहुत बड़ा सवाल तो बन रहा है कि आखिर ये लोग पहुंच रहे हैं, गायब हो रहे हैं और पता नहीं चल पा रहा है कहां कहां पर तार जुड़ रहे हैं, अभी तक ये सामने नहीं आ पाया है। बहुत बहुत धन्यवाद ऋषि जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि ऋषि खजूरिया हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो यहाँ पर पूरी अपडेट कर रहे हैं। लेकिन यहाँ सवालिया निशान ये बन रहा है कि अगर हर दिन संदिग्ध देखे जा रहे हैं तो ये संदिग्ध पकड़ में क्यों नहीं आ रहे, ये बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि कल जम्मू रेलवे के अंदर भी आपने देखा किस तरह से यहां पर संदिग्ध जो है वो देखे गए हैं और अभी तक उनका भी कोई अता पता नहीं चल पाया। सीसीटीवी फुटेज को खंगालने की कोशिश की गई, सुरक्षा व्यवस्था को भी चाक चौबंद कर दिया गया, लेकिन पूरी तरह से मुस्तैद तो है सुरक्षा बल और जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान भी, उसके बावजूद भी संदिग्ध देखे जाना ये बहुत बड़ा सवाल बन रहा है। आगे बढ़ जाएंगे, अब आपको जिला राजौरी लिए चलते हैं। राजौरी से भी आपको दिखा देते हैं किस तरह से कोरोना के केसेस में अब बढ़ोतरी होती हुई नजर आ रही है। और राजौरी में शाम 7 बजे से लेकर सुबह 7 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगेगा और प्रशासन ने यहां कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी के चलते ये फैसला लिया है और जिले में धीरे धीरे यहां बढ़ने लगे हैं अब कोरोना संक्रमितों के मामले। यानी पूरी तरह से लोग अब कोरोना को भूलते हुए नजर आ रहे हैं और एसओपीज की पूरी तरह से धज्जियां उड़ाते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन सवाल यहां पर यह है कि अब जिला राजौरी के अंदर नाइट कर्फ्यू एक बार फिर से रहेगा, जारी रखेगा और प्रशासन और साथ ही साथ अगर बात करें यहां पर शाम 7 बजे से लेकर सुबह 7 बजे तक ये नाइट कर्फ्यू लगाया जाएगा। और प्रशासन ने कोरोना के मामलों को बढ़ते हुए मद्देनजर यहां पर यह फैसला लिया है। जिस तरह से मौत का आंकड़ा भी जिला राजौरी के अंदर बढ़ता हुआ देखा जा रहा था, लेकिन अब कहीं ना कहीं संक्रमितों के मामले भी अब बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, जिसकी वजह से काफी चिंता बनती हुई नजर आ रही है। इसीलिए यहां अब प्रशासन जो है वो हरकत में आता हुआ नजर आया है और प्रशासन ने नाइट कर्फ्यू एक बार फिर से यहां पर लगा दिया है, जो शाम 7 बजे से लेकर सुबह 7 बजे तक रहेगा। और एसओपीज का पालन किस तरह से करवाया जाएगा आम लोगों से, ये देखने वाली बात है। क्योंकि पिछले कुछ दिनों की अगर बात करें, तस्वीरें कुछ और ही बयां करती हुई नजर आ रही थी, क्योंकि बाजारों के अंदर एसओपीज का पालन बिल्कुल भी नहीं हो रहा था। एसओपीज की धज्जियां पूरी तरह से उड़ रही थी, जिसका अब जिला राजौरी का प्रशासन जो है वो खामियाजा भुगतता हुआ नजर आ रहा है। जमशेद मलिक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जमशेद, जिस तरह से नाइट कर्फ्यू को एक बार फिर से लगा दिया गया है, क्या लगता है कि पिछले दिनों जो बाजारों में भीड़ देखी गई, एसओपीज की धज्जियां उड़ती हुई देखी गई, उसी का परिणाम यहां पर सामने आ गया है?
बिल्कुल, अगर ये कहें कि एसओपी की धज्जियां राजौरी में उड़ती रहता है, मगर आज भी वैसे ही हालात राजौरी के बीच में नजर आते हैं, जहां एसओपी की जरूर धज्जियां उड़ाई जा रही है। मगर देर रात को अचानक प्रशासन की तरफ से राजौरी में नाइट कर्फ्यू का ऐलान दोबारा किया जाता है। उस हवाले से हमारी डीसी राजौरी से थोड़ी देर बाद पहले बात भी हुई, उनका ये कहना था कि नाइट कर्फ्यू पहले से ही यहाँ कंटिन्यू था, मगर इसके बीच में कोई ढील दी गई थी, मगर ढील के बावजूद लोगों की तरफ से लापरवाही लगातार देखने को मिली। उसके बाद नाइट कर्फ्यू दोबारा इम्पोज कर दिया गया। अगर हम कोरोना की राजौरी की बात करें तो हालात कुछ हद तक बेहतर जरूर हुए थे, जहां कल सिर्फ 6 पॉजिटिव नए मामले सामने आए थे, जिसमें ब्लॉक राजौरी और ब्लॉक धरहाल से मामले सामने आए। सुंदरबनी, निशारा, कालाकोट से एक भी पॉजिटिव मामला सामने नहीं आया। मगर उसके बाद अचानक आज प्रशासन की तरफ से नाइट कर्फ्यू लगा दी गया। ये बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है कि क्यों अचानक कर्फ्यू लगाया गया। क्यों जब रात को कर्फ्यू का ऐलान हुआ तो लोगों में कुछ और किस्म की दहशत देखने को मिली, जिसके बाद लोगों की तरफ से कई किस्म की बातें की। तभी हमने फौरी प्रशासन से भी राब्ता किया। हमारे प्रशासन की तरफ से कहा जाए कि ये कोविड कर्फ्यू है जो नाइट को लगाया गया। नाइट कर्फ्यू क्यों लगाया गया? कोरोना के तो महज 6 मामले सामने आए, उसके बावजूद भी। क्योंकि बिल्कुल बड़ा सवाल यही है कि यही सवाल हमने प्रशासन से भी पूछा है कि अगर कोरोना पे काबू पाया गया और नाइट कर्फ्यू का कारण क्या है, क्योंकि दिन को ज्यादा भीड़ रहती है, रात को राजौरी में ज्यादा भीड़ तो देखने को मिलती नहीं है। मगर इस पे कई किस्म के सवाल भी जरूर उठाए जा रहे। उसके बाद ये भी कहा जा रहा था कि जिस तरह 15 अगस्त आ रही है या 5 दिसंबर का मामला 15 अगस्त आ रही है, उसको देखते हुए नाइट कर्फ्यू लगाया जा सकता है। मगर इसको भी लेके हमने जब प्रशासन से बात की तो मगर प्रशासन की तरफ से अभी कोई ऐसी बात सामने नहीं रखी गई। मगर प्रशासन की तरफ से ये बात जरूर कही है कि नाइट कर्फ्यू सिर्फ कोरोना को देखते हुए लगाया गया। जी गुरप्रीत। चलिए जमशेद, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि जमशेद मलिक हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो पूरी जानकारी दे रहे हैं कि नाइट कर्फ्यू तो लगाया गया, लेकिन प्रशासन ने यहां पर कोरोना का हवाला दिया है। लेकिन संशय यहां पर यह बन रहा है कि आखिर महज सिर्फ और सिर्फ 6 संक्रमित मामले सामने आए हैं और उसके बाद नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है, जो एक बहुत बड़ा सवाल यहां बनता हुआ नजर आ रहा है। और जिला राजौरी की आम जनता सवाल पूछती हुई नजर आ रही है कि आखिर क्यों नाइट कर्फ्यू जो है वो लगाया गया है। आगे बढ़ जाएंगे और देश के 6 राज्यों में से एक बार फिर से कोरोना संक्रमण के मामलों में बढ़ोतरी से भी लोग सबक नहीं ले पाए हैं। बात करें अगर जम्मू की, तो यहां बेहद लापरवाह हो चुके हैं लोग और उनके दिलो दिमाग से इस महामारी का डर खौफ बिल्कुल यहां से निकल चुका है। और शहर के जीएमसी अस्पताल में ऐसे लोगों की भरमार देखने को मिल रही है, जिनकी लापरवाही से जम्मू में तीसरी लहर के वजूद में आने से पूरे यहां पर आसार जो हैं वो बनते हुए नजर आ रहे हैं। और बिना मास्क के अस्पताल परिसर में यहां वहां ये लोग घूमते हुए नजर आ रहे हैं, जिनके खिलाफ अब डंडा चलाना बहुत जरूरी है। लेकिन प्रशासन ने यहां कोई कदम नहीं उठाया और ना ही जीएमसी में बनी हुई पुलिस चौकी का स्टाफ इस और कोई ध्यान दे पाया है। तो इस बाबत जीएमसी अस्पताल में तैनात डॉक्टर कैलाश ठाकुर से भी जब बात की गई तो वे ये नहीं बता पाए कि ऐसे लोगों के खिलाफ कार्यवाही क्यों नहीं की जा रही। अलबत्ता उन्होंने कोरोना महामारी पर एक लंबा चौड़ा लेक्चर जरूर झाड़ दिया कि जो भी एडवाइजरीज गवर्नमेंट ने इशू की है, जिसमें मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग का जो है पालन करना, हैंड हाइजीन को मेंटेन करना है और घर से बाहर नहीं निकलना है। ये एक वॉर लाइक सिचुएशन है, घर से बाहर हमें किसी भी कीमत पे नहीं निकलना है। और अगर हमें नौकरी के सिलसिले में, अपने बिजनेस के सिलसिले में, अपनी जीविका कमाने के सिलसिले में बाहर निकलना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, तो ये मास्क हमें पहन के ही रखना है। हमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालना करना ही करना है और किसी भी कीमत पे हमें को अपने परिवार के साथ हिल स्टेशन पे घूमने के लिए या किसी सोशल गैदरिंग में जाना, ग्रुप करना, ये चीज़ों को किसी भी कीमत पे हमें जो है अलो नहीं करना चाहिए। और अगर ऐसी चीज़ें जैसे हम पिछले काफ़ी देर से जम्मू कश्मीर में भी देख रहे हैं कि हिल स्टेशंस पे सारे होटल्स जो हैं वो फुल हैं, लोग जो है मास्क कोई भी नहीं पहन रहा है, बाज़ारों में इतना रश है, मॉल्स में इतना रश है, तो किसी एक इंसान ने भी मास्क नहीं पहना है। तो अगर ऐसी सिचुएशन चलती रही तो आने वाले दिनों में हमारे लिए भी काफ़ी डिफ़िकल्ट होने वाला है। और जैसे इन 6 स्टेटों में पिछले कुछ दिनों में केसेस काफ़ी बढ़ गए हैं, तो हमें लगता है कि यहाँ पे भी अगर ऐसा सिचुएशन रहा तो यहाँ पे भी केसेस जो हैं काफ़ी बढ़ने वाले हैं और उससे हमें काफ़ी नुकसान जो है वो थर्ड वेव में होने वाला है।
तो कोरोना की रोकथाम के लिए वैक्सीनेशन प्रक्रिया जोरों पर है, लेकिन वैक्सीन की कमी होने के कारण लोगों को सेंटर के बार बार यहां पर चक्कर काटने पड़ रहे हैं। लोगों के इस सवाल पर एसडीएम मर्ड नासिर अली ने कहा, वैक्सीन की कमी नहीं है, बस ये है कि हर दिन एक निर्धारित मात्रा में सभी वैक्सीनेशन सेंटर में वैक्सीन उपलब्ध कराई जा रही है। एसडीएम ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि वे वैक्सीनेशन को लेकर परेशान ना हो, बिल्कुल भी परेशानी उन्हें ना हो, इसके लिए काम किया जा रहा है। उन्होंने सभी की वैक्सीनेशन यहां पर करने का हवाला दे दिया है और साथ ही उन्होंने कहा कि मड़ ब्लॉक में लोगों की सुविधा के लिए 3 अतिरिक्त सेंटर और बनाए गए हैं। अभी हमारे मड़ ब्लॉक में 4 लोकेशंस पे अभी चल रहा था। आज से हमने 3 लोकेशंस नई खोली हैं। एक तो हमारा जो पंचायत घर मड़ में है, दूसरा यहाँ पे अकलपुर में सब सेंटर है वहाँ पे, और एक विजनसू में खोला है। तो मैं आप मड़ के जो हमारे निवासी हैं उनसे यही अपील करूँगा, पैनिक ना हो, वैक्सीन हर एक बंदे को लगनी है। जहाँ पे भी ज़्यादा भीड़ भाड़ हो उसको अभी अवॉइड करें। काफ़ी रश देखने को मिल रहा था यहाँ पे। हमारे जो 4 सेंटर्स ऑलरेडी चल रहे हैं, उसी को मद्देनजर रखते हुए हमने 3 सेंटर और एडिशनल खुलवाए हैं। आ रही है, लेकिन ये जो डेली बेस पे जो अलॉटमेंट होती है ये सेंट्रली होती है। तो जितना हमारे पास यहाँ पे स्टॉक आता है वो डेली कंज्यूम होता है। तो हम लोगों से यही रिक्वेस्ट करते हैं, जितना हमारे पास स्टॉक है वो मॉर्निंग में ही हम उनको कन्वे कर देते हैं। तो रिक्वेस्ट करते हैं फिर उनको कि आप नेक्स्ट डे आ जाइए, क्योंकि वो स्टॉक सफिशिएंट नहीं होता है हर एक के। सर, ब्लॉक में जो है वैक्सीनेशन का जो कोटा है कितना आता है? ऑन एन एवरेज 500-600, और इसको हम इंक्रीज भी किया है। जो 3 नए जो हमारे हमने सेंटर्स खोले हैं, तो अब ये ग्रेजुअली इंक्रीज भी हो जाएगा। आप आगे बात करेंगे कि थोड़ा इसको बढ़ाया जाए कि लोगों में जो दिक्कत है। कंटिन्यूसली जो भी हमारी रिक्वेस्ट से ही ये जो 3 एडिशनल्स खुलवाए हैं यहाँ पे, ये भी एडिशनल जो हमारी रिक्वायरमेंट थी उसी को मद्देनजर रखते हुए 3 फर्दर जो 3 सेंटर्स हैं उनने सैंक्शन किए हैं, और उसके लिए अलग से अलॉटमेंट आ रही है। पैनिक होने की चलिए, बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप बने रहिए गुलिस्तान न्यूज के साथ।